नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी में वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा और उसके एक महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 यानी महज 4 साल जिसने शासन किया, उसको आज हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश। दिल्ली सल्तनत अपने अंदर काफ़ी बड़ा है, पूरा एक बीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा एक यूनिट है और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख वंश आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस गुलाम वंश के जो मेन रूलर थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन उसका कैसा था, किस प्रकार वो उठा, कैसे उसने काम किया, इसके बारे में हम जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की सैनिक अभियान या सैनिक उपलब्धियां, यानी कि उसने क्या जीता, क्या हारा और कितने क्षेत्रों तक उसका साम्राज्य रहा इन 4 वर्षों में, और एज ए सेनापति के रूप में और एज ए सुल्तान के रूप में, इसको भी हम लोग जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का सिंहासनारोहण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसको पे भी हम लोग बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के वैवाहिक संबंध, राजा महाराजा या सुल्तान वैवाहिक संबंध रखते थे अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार अपने वैवाहिक संबंधों को और किन किन वंशों के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को अंजाम दिया, इसको भी हम देखेंगे। स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, तो इस पर भी हम जानकारी लेंगे। और कौन कौन से विद्वान थे इन महज 4 वर्षों में, उसके दरबार में कौन से विद्वान रहे, क्या लिखा उन्होंने और कैसे उसके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है हमें, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसकी मृत्यु कैसे हुई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, हमने आपसे कहा था दिल्ली सल्तनत पूरा एक चैप्टर है आपका। 5 डायनेस्टी आती हैं इसमें। सबसे पहली आपकी गुलाम वंश आती है जो आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, सैयदाज और लोदी डायनेस्टी आती है। तो हम गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। और गुलाम वंश को, पूरे गुलाम वंश को तो कवर करना एक इतना संभव नहीं होगा, तो उसके एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। याद रखने की एक छोटी सी सिंपल ट्रिक हो सकती है कि गुलाब खिले तुम सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक डायनेस्टी, सांस सैयद वंश और लो से लोदी वंश। ये आप लोगों के लिए याद करने की एक अच्छी ट्रिक होगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे फटाफट। तो 5 डायनेस्टी होती हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत और इसमें गुलाम वंश सबसे पहला है। देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहें, गुलाम वंश के प्रमुख शासक जो रहे हैं उनकी वंशावली रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे ऊपर आप रेड कलर में देख रहे हैं, उसने 1206 से 1210 तक, ठीक है, 1206 से 1210 तक महज 4 साल शासन किया। इसके बाद उसका बेटा रहा आराम शाह, नाम से दिख रहा है आराम करता होगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं था, व्यसन में अपना समय गुजारता था। तो वो जो समय था वो ऐसा क्रांति, उस समय का ऐसा समय था कि राजपूत अपनी वापस सत्ता प्राप्ति चाहते थे, तो उस समय आराम शाह जैसा शासक उपयुक्त नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल के बाद आराम शाह उसका पुत्र रहा, लेकिन उसकी पुत्री थी, आज तक इतिहास में उसका नाम नहीं मिलता कि कौन उसकी पुत्री थी। तो उसका दामाद जो था इल्तुतमिश, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, उसको फिर गद्दी मिलती है। तो आराम शाह थोड़े समय के लिए शासक हुआ और इसके बाद इल्तुतमिश को जो है शासन मिलता है और काफ़ी लंबे समय तक गुलाम वंश का ये दूसरा महत्वपूर्ण शासक था।
गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कहलाता है, मगर वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहलाता है, क्योंकि इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। इसके बाद फिरोज शाह, इल्तुतमिश का बेटा फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं बैठता है, और उसकी बेटी रजिया रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। इसके बाद छोटे छोटे शासक होते हैं, बहराम शाह, मशहूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। इनका शासन बहुत छोटा था। इसके बाद एक बड़ा शासक आता है बलवन, ये भी गुलाम वंश के अंतर्गत एक बड़ा शासक है बलवन। इसको भी आगे की स्लाइड्स में या आगे कोई मतलब इसको कवर किया जाएगा। और कैकुबाद और कयूमर्स ये छोटे छोटे शासक थे, और कयूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो इस स्लाइड में हमने गुलाम वंश के सभी शासकों को देखा कि कौन कौन से शासक 1206 से गुलाम वंश शुरू होता है और 1290 तक गुलाम वंश चलता है। देखिए गुलाम वंश है तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके ज़्यादातर शासक अपने मालिक के गुलाम थे, तो इसीलिए इसको मामलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश कहा जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर गूगल से या विकिपीडिया से लिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार सा इमेज दिख रहा है। और जो आप दूसरा स्लाइड देख रहे हैं, इसमें ये पूरा ग्रीन पार्ट जो आप देख रहे हैं, पूरा ये ग्रीन पार्ट, तो ये जो है ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा ग्रीन पार्ट, आप ये पूरा ग्रे पार्ट, ठीक है, ये पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के अंतर्गत आता था, यानी 1206 से 1210 तक ये पूरा इसके शासन के अंतर्गत था। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। ठीक है, देखिए इसका जन्म 1150 में हुआ था, ठीक है, और इसके जो माता पिता थे वो तुर्क थे, ठीक है, मुस्लिमों में तुर्क थे, ठीक है, और इसका जन्म मध्य एशिया के तुर्किस्तान में हुआ था। ये देखिए आप ये भारत देख सकते हैं, ठीक है, ये भारत है, इंडिया, इंडिया के ठीक ऊपर यानी सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो एरिया है ये तुर्किस्तान, ठीक है, इसमें उज्बेकिस्तान भी आएगा, तुर्कमेनिस्तान भी आएगा, कजाकिस्तान भी आएगा, तजाकिस्तान भी आएगा, ईरान वगैरह, ये सब एरिया ये जो है आप देख रहे हैं, ये सब पूरा एरिया जो है ये तुर्किस्तान से था। तो ये इसका जन्म यहीं तुर्किस्तान में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और बचपन में इसको दास बना लिया गया था। ये दास का मतलब है गुलाम बना लिया गया था। उस समय दास बनाना एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल क्या कहें एक काम हुआ करता था, बच्चों को उठा करके दास बना लेना, गुलाम बना लेना। तो इसको भी इसके माता पिता ने, कैसे ये प्रारंभिक समय में बना इसकी जानकारी तो नहीं होती कि सबसे पहले इसको किसने बेचा, लेकिन इसको बेचा गया एक व्यापारी को, ठीक है, और व्यापारी ने इसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन, निशापुर कहाँ है, ईरान में है, ये ईरान हम देख रहे हैं, ये ईरान है, यहाँ देख रहे हैं हम ईरान को। तो निशापुर का एक काजी था, काजी मतलब न्याय करने वाले, मुस्लिम समुदाय में पहले काजी की पोस्ट हुआ करती थी, और उस काजी को एक व्यापारी ने काजी को बेच दिया। उस काजी का नाम था फखरुद्दीन। लेकिन ये जो काजी था ना, ये स्वभाव का बहुत अच्छा था, और इसने अपने बेटे की तरह इसका लालन पालन किया। इसको थोड़ी शिक्षा दीक्षा भी दी और घुड़सवारी करना भी सिखाया। मतलब इसने अपने बच्चों के बीच में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कोई भेद नहीं किया, और इस प्रकार इसने इसको पालन पोषण किया इसका। लेकिन जब इस फखरुद्दीन की मृत्यु हो गई, इस काजी की मृत्यु हो गई, तो इसके बेटों ने इसे फिर से बेच दिया। और इसको किसे बेचा, इसको बेचा मोहम्मद गोरी को, ठीक है, गोरी के पास बहुत गुलाम थे, तो गोरी के पास ये गया। लेकिन इसकी योग्यता देखकर, प्रतिभा देखकर और इसके गुणों को देख कर के गोरी जो था इससे बहुत प्रभावित हुआ, और गोरी ने इसको अपने जो सैनिक थे उनमें अमीर आखुर का पद दिया। देखिए आखुर, खुर लगा हुआ है, और खुर किसके पास होते हैं, घोड़े के पास होते हैं, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं आखुर, खुर माने घोड़े के खुर, ठीक है ना। तो अस्तबल,
घोड़े कहाँ रहते हैं? अस्तबल। तो अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया, यानी जहाँ घोड़े रहते थे उस समय घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि घोड़े युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी होते थे। उस समय कोई हवाई जहाज या ट्रेन या बस तो होती नहीं थी कि जहाँ एक जगह से दूसरी जगह हम आ जा सकें। तो उस समय की ज़रूरत जो थी मेन ट्रांसपोर्ट की या सामान ले जाने की, युद्ध का सामान ले जाने की, तो वो घोड़े बहुत काम आते थे। तो घोड़े एक तरीके से कहें कि बहुत बड़ा धन था लोगों के पास, हाथी घोड़े ये सब चीज़ें होती थी। तो घोड़ों का अध्यक्ष बना दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था उस समय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की योग्यता को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर आखुर का पद दे दिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी सैनिक उपलब्धियां, ठीक है ना। 1191 में मोहम्मद गोरी का तराइन का पहला युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में ये मोहम्मद गोरी का साथ देने के लिए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत सेनापति के रूप में आता है और मोहम्मद गोरी का सेनापति बन करके इस अभियान में भाग लेता है और जो है इस युद्ध को जिताने में अपने मालिक की काफ़ी मदद करता है और ये युद्ध जीता भी जाता है। दूसरा युद्ध कन्नौज और चंदावर का युद्ध 1194 में, ठीक है। तो 1194 में ये युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध। और ये कन्नौज कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में है ये कन्नौज। चंदावर का युद्ध, इसमें जयचंद्र के साथ, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी का ये युद्ध होता है। उसमें भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का साथ देता है और चंदावर के युद्ध में जयचंद्र की पराजय होती है। अलीगढ़ को जीतता है 1195, कोइल का युद्ध है, कोइल को जीतता है, कोइल अलीगढ़ में है और वहां से ये इसको जीतता है। इसके बाद चंदेल, महोबा के राजा, महोबा और खजुराहो के राजा परमार्दिदेव, ये आप देख रहे हैं, चंदेल राजा परमार्दिदेव, ठीक है ना। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक महोबा और खजुराहो तक पहुंच गया और वहां के चंदेलों का चूंकि शासन था, तो चंदेल राजा परमार्दिदेव को उसने यहाँ पराजित किया और ये युद्ध 1202 से 1203 के बीच में हुआ। और यहाँ पर राहिल देव ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था जिसको कि यहाँ पर तोड़ा गया। अच्छा, ये बख्तियार खिलजी का जो जिक्र आ रहा है, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी का सेनापति हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी जो सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। तो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से बंगाल और बिहार पर बख्तियार खिलजी अटैक करता है और बंगाल और बिहार पर अधिकार करता है, काफ़ी तहस नहस करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को भी काफ़ी क्षति पहुंचाता है बख्तियार खिलजी। तो ये हमने इसकी सैनिक उपलब्धियां देख ली कि कैसे सेनापति के तौर पर उसने अपने मालिक, अपने शासक की सहायता की और जीता। अच्छा, जब उसका मालिक मोहम्मद गोरी, क्योंकि गोरी भारत में रहता नहीं था, वो अफगानिस्तान के गोर प्रदेश से आता था, भारत को के कुछ हिस्सों को जीतता था, लूटपाट करता था और वापस गोर चला जाता था, अफगानिस्तान चला जाता था। तो जब वो वापस जाता था तो जो यहाँ के पूर्ववर्ती शासक होते थे, जो राजपूत होते थे, वो या जिनके पास जो अपना राज्य होता था, वो अपने राज्य को वापस पाने का प्रयास करते थे। लेकिन क्या होता था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बार बार होने वाले विद्रोहों का दमन करता था। कई विद्रोह हुए, जैसे अजमेर का विद्रोह हुआ, मेरठ का विद्रोह हुआ कई बार। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन विद्रोहों का दमन किया। तो ये उसकी एक सैनिक उपलब्धियां हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की
जो मृत्यु मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु थी वो 1206 में अचानक उस पर अटैक हुआ और 1206 में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब उसने अपना जो साम्राज्य था 3 हिस्सों में बांट रखा था। एक गजनी का एम्पायर, एक ये पंजाब पाकिस्तान वाला एम्पायर और एक भारत का, क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो पहला जो एम्पायर था, पहला एम्पायर उसने ताजुद्दीन एल्दौज को दिया, दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा को दिया, और तीसरा उसने कहा कि जो भारत का क्षेत्र है इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन करेगा। ये पहले ही उसने डिक्लेयर कर दिया था, या मृत्यु के बाद उसको ये था कि ये जो शासक हैं, मेरे जो गुलाम हैं, ये इन प्रदेशों पर शासन करेंगे। तो गोरी की मृत्यु के पश्चात भारत के इस क्षेत्र का स्वामी बना कुतुबुद्दीन ऐबक। राज्याभिषेक हुआ इसका 25 जून 1206 ईस्वी में। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो ये राजा बना। ठीक है, देखिए राजा तो ये बन गया। ठीक है, राजा बनने के बाद लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये संस्थापक था पर वास्तविक संस्थापक नहीं था। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली इसने सुल्तान की उपाधि? इसने कहा कि मेरे जो मालिक थे मोहम्मद गोरी, वो मैं उनकी गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? वो तो मैं उनका उत्तराधिकारी कैसे बन सकता हूँ? वो तो मेरे मालिक थे, मैं उस गद्दी को नहीं अपना सकता, मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, मैं उनकी सुल्तान की उपाधि को नहीं धारण कर सकता। तो उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो इतिहास के में आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो राजा था लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, मलिक और सिपह सालार एज ए मतलब सेनापति के रूप में आप ये मान लीजिए कि उसकी ये 2 उपाधियां रही, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अपने नाम का खुतवा नहीं पढ़वाया। खुतवा क्या होता है? शुक्रवार की नमाज के दिन, शुक्रवार की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जुमा की नमाज। उसमें जब कोई सुल्तान बनता है, कोई राजा बनता है, मतलब सुल्तान बनता है मुस्लिमों में, तो वो अपने नाम का खुतवा पढ़वाता है, यानी कि हम अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं और उसकी दुआ मांगी जाती है कि ये इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये मतलब निरंकुश शासक नहीं रहे, ये अच्छी तरह से शासन करे। इस प्रकार की दुआ शुक्रवार की नमाज के दिन पढ़ी जाती थी, जिसको खुतवा कहते थे। ठीक है, तो अपने नाम का उसने खुतवा भी नहीं पढ़वाया। जो भी सुल्तान बनता था वो अपने नाम का खुतवा जरूर पढ़वाता था। तो इसने खुतवा नहीं पढ़वाया क्योंकि अपने आप को सुल्तान ही नहीं मानता था, इसलिए इसने खुतवा नहीं पढ़वाया। इसे लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, इसको बहुत दानी माना जाता था कि ये अशरफियाँ लुटाता था, दान करता था, तो इसको लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला, हाथी इसने के द्वारा काफी दान किए गए। और कुरान खां, कुरान खां का मतलब इसको कुरान मुंह ज़बान नहीं याद थी, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसने खुतवा नहीं पढ़वाया, किसने कुछ लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खां कहते थे। और कुरान खां कहते थे तो क्यों कहते थे? क्योंकि उसको मुंह ज़बानी कुरान याद थी, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता था। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसमें देख सकते हैं आप लाहौर कहाँ लोकेटेड है। ठीक है ना, तो यहाँ से पहले इसने लाहौर को ही अपना क्षेत्र चुना, और जो है क्योंकि यहाँ पे जब गोरी था तो यहाँ पे उसकी मृत्यु के बाद ताजुद्दीन इल्दौज, इसमें कुबाचा था, तो इसने अपनी सुरक्षा के लिए भारत में कोई प्रवेश ना कर पाए तो लाहौर को अपनी राजधानी चुना था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो लाहौर को अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था।
वैवाहिक संबंध, देखिए कोई भी शासक दो तरीकों से किसी देश से या किसी राज्य से अपने संबंधों को मजबूत बनाता है। या तो उसको जीत कर बनाता है, ठीक है ना, युद्ध करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, उसको जीतेगा, अपने राज्य में मिला लेगा, तो वो उसके उसके कब्जे में आ गया। या फिर वैवाहिक संबंध बनाएगा, ठीक है ना, अपनी बेटी का ब्याह कर देगा, अपने बेटे का ब्याह कर देगा, ठीक है। तो क्या होता था, जब बगल के देश से या थोड़ा दूर के देश से अपने बेटी या बेटी का वैवाहिक संबंध कर दिया जाता था, तो उसमें ये होता था कि अब वो तो हमारे संबंधी हो गए, हम उन पर अटैक कैसे करेंगे। होता है ना कि भाई अपने आप लड़की ब्याह दी, अपना बेटा ब्याह दिया, अब वो तो हमारे संबंधी हो गए, ठीक है, अब हम वो देश तो हमारे ही अपने ही हो गया, हम अगर अटैक करते तो अपनी बेटी के घर पे ही अटैक करेंगे, अपने अपने दामाद के घर पे ही अटैक करेंगे। तो ये वैवाहिक संबंध हुआ करते थे, और प्राचीन समय से भारत में ये वैवाहिक संबंध चले आ रहे हैं इस तरीके के। तो अपना विवाह, सबसे पहले उसने अपना विवाह गजनी के सुल्तान यल्दौज की पुत्री से किया। हमने आपको बताया था कि गजनी अफगानिस्तान में है, और जब मोहम्मद गोरी ने अपने हिस्सों, अपने जो साम्राज्य था उसको 3 हिस्सों में बांटा था, अफगानिस्तान का हिस्सा उसने गजनी के जो था वो यल्दौज को दिया था, ठीक है। और जो पाकिस्तान सिंध वाला इलाका था, मुल्तान वाला, उसने कुबाचा को दिया था, और भारत का हिस्सा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। तो उसने अपना विवाह जो है गजनी के सुल्तान यल्दौज की पुत्री से किया। तो गजनी से उसने वैवाहिक संबंध बना करके उसको अपना एक तरीके से मित्र कह लीजिए, या थोड़ा सा उसकी बेटी से अपना विवाह कर लिया, तो अब वो सोचेगा कि इस पर भारत पे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और उसने अपना एक और विवाह मुल्तान के कुबाचा, कुबाचा को दे गया था मुल्तान का हिस्सा मोहम्मद गोरी, तो उसकी बहन से कर लिया। तो उसने 2 राज्यों को साथ लिया, 2 देशों को, एक गजनी को भी साथ लिया और दूसरा मुल्तान को भी साथ लिया। कैसे? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। अटैक्स नहीं किए उसने, वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन दोनों को साथ लिया। और अपनी पुत्री का विवाह बदायूं, बदायूं उत्तर प्रदेश में है, आप लोग जानते हैं। बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, ठीक है ना। गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो शासक गुलाम ही रहे आगे के, तो जो महत्वपूर्ण शासक रहे वो सब गुलाम ही रहे, ठीक है। तो अपनी पुत्री का विवाह बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश से किया, जो कि अब आने वाले जब पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक होगा गुलाम वंश का। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को इसने काफी सुधार किया था, बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया था। अब इसको ये तो मालूम नहीं था कि हम सिर्फ 4 वर्ष ही जिएंगे, तो अपनी तरफ से ये इन 4 वर्षों में इसने ये महत्वपूर्ण कार्य किया था। बात करते हैं हम स्थापत्य कला की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में काफ़ी इसका योगदान माना जाता है। स्थापत्य कला मतलब कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर इसने निर्मित करना, वो स्थापत्य कला के अंतर्गत सब आ जाता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, सबसे पहले आप इस मस्जिद का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये पीछे आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, और ये पूरा कुतुब मीनार परिसर है, ठीक है। ये पिक्चर हम लोगों ने गूगल से लिया है और विकिपीडिया से गूगल के लिया है, और ये पिक्चर दिख रही है, पीछे कुतुब मीनार है और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है ना। और ये भारत में पहली बनाई गई इस्लामिक मस्जिद है, और भारत पर इस्लामी विजय के बाद, मतलब इस्लाम की जब भारत पर विजय हुई तो ये इसे पहली मस्जिद माना जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। शुरू में इसको जामी मस्जिद कहते थे, और इसका नाम बदलकर फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कर दिया गया। इसका मतलब होता है इस्लाम की ताकत, ठीक है। और इसका निर्माण जो है लाल और भूरे पत्थर, ये देख सकते हैं आप, ये लाल पत्थर है और कुछ ग्रे पत्थर है, और ये संगमरमर का प्रयोग हुआ है। देखिए वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये सब संगमरमर है, ठीक है ना। तो ग्रे, ये पॉइंट जो है ये ग्रे है, ठीक है, ये ग्रे हो गया, ये संगमरमर हो गया। तो इसका ये है, और ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है पूरा ये एरिया, ठीक है। इसके अंदर ही ये इसका निर्माण हुआ है, और ये सबसे पहली मस्जिद है भारत में, ठीक है।
तो ये हम कह सकते हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। याद रखने का तरीका यही है कि कुतुब और कुव्वतुल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई हुई सबसे पहली ये स्थापत्य कला। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कुतुब मीनार। हाँ, शायद ही कोई होगा जिसने कुतुब मीनार का नाम ना सुना हो बच्चों। आप सब ने कुतुब मीनार का नाम सुना है। और ये देख सकते हैं आप, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यह 5 मंजिला मीनार है। देखिए, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल और 5वां मंजिल। बात कई बार क्वेश्चंस आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो देखिए अलग अलग, वैसे तो इसका जो बेस है और इसका तहखाना है और पहली मंजिल जो है वो कहलाती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये निर्मित थी। ठीक है, ये पहला जो मंजिल है इसकी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित थी। और बाकी की 3 मंजिलें, ये मंजिल, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है, ये इल्तुतमिश द्वारा निर्मित की गई थी। फिर बाद में बिजली वगैरह गिरी तो इसमें सुधार भी किया गया, तोड़ा फोड़ी हुई इसमें, मतलब कुछ बिजली गिरने के कारण इसमें जो आप ऊपर की मंजिल देख रहे हैं इसको बनाया गया। तो ये 5 मंजिला मीनार है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा जाता है आपके कि कितनी मंजिल का, किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके में कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। तो शुरू कराने की बात करेंगे तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। कुतुब और कुतुबुद्दीन, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुतुब नाम के व्यक्ति ने, तो आप याद करने की एक ट्रिक रख सकते हैं कि कुतुब और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी, बाद की मंजिलें आपकी इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। ये 5 मंजिला मीनार है, 73 मीटर ऊंची है और इसका जो व्यास है, ये नीचे का एरिया है, ये नीचे का जो हम लोग एरिया देख रहे हैं इसका, ये 14.3 मीटर है और नीचे से ऊपर ये सक्रिय होती चली जा रही है। देखिए, ठीक है ना, ये देख रहे हैं हम लोग कि सक्रिय होती चली जा रही है। 379 सीढ़ियाँ हैं इसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए। आप शायद इसमें नहीं जा सकते हैं अंदर से, नीचे से अंदर, क्योंकि कुछ लोग पहले गिर चुके हैं इसमें, तो अब इसमें अंदर जाना मना कर दिया गया है। और ऊपर ये 2.7 मीटर इसका सिर्फ ये रह जाती है। तो नीचे 14.3 मीटर चौड़ी है, ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है 14.3 है, ऊपर जो है ये 2.75 मीटर है। 379 सीढ़ियाँ हैं इसमें और जो है व्यास इसका 14.3 मीटर है। स्थापत्य कला इसकी कैसी है, इसमें भारतीय, ईरानी और इस्लामी तीनों जो है स्थापत्य शैलियों का मिश्रण देखा गया है। यानी भारतीय कला भी इसमें ली गई है, ईरानी कला भी ली गई है और इस्लामी कला को भी मिला करके इसमें इसको बनाया गया है। कैसे बनी है, किस प्रकार के मटेरियल से बनी है, ये लाल और बफ, आप देख सकते हैं ये लाल रंग है, ये लाल रंग की दिख रही है आपको। ठीक है, ये पीले रंग के हैं, ये ईंटों से बनी हुई है, पूरी तरीके से ये ईंटों की बनी हुई है। ठीक है ना, ईंटों के साथ बनी हुई है। इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ये जो है आधार इसका वृत्ताकार है, वृत्त मतलब वृत्त के समान है और जो धीरे धीरे संकीर्ण होता जाता है, नीचे से ऊपर ये सक्रिय होती जा रही है। ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग कि ये सक्रिय होती चली जा रही है। मीनारों की दीवारों पर कई खिड़कियां और बालकनियां हैं। ये देखिए खिड़कियां दिख रही हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये खिड़कियां हैं। ठीक है ना, ये खिड़कियां हैं, खिड़कियां और मीनारें हैं। ठीक है, बालकनियां हैं और इस पर कुरान की आयतें, मतलब ये समझ सकते हैं कि श्लोक समझ लीजिए। ठीक है, हिंदू धर्म में श्लोक होते हैं और उसमें आयतें होती हैं, तो आयतें लिखी हुई हैं और इसमें जो है फूलों की बेल बनी हुई है और जामती आकार बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुतुब मीनार बनी हुई है। और कुतुबुद्दीन ने इसका, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहला ही जो इसका पार्ट था वो बेस से लेकर के पहला पार्ट तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इसके बाद शायद वो आगे बनवाता लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी।
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका ये जो है नेक्स्ट वो है। अजमेर राजस्थान में है, हम लोग जानते हैं। और ये इसका नाम इसलिए पड़ा, कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में, 2.5 मतलब 2.5 दिन में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन ये बात सही नहीं लगती कि मात्र 2.5 दिन में ये इसका निर्माण बन करके पूरा हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसा लगता नहीं इसको स्ट्रक्चर को देख करके कि इसको 2.5 दिन में बनाया गया होगा। तो ये एक मस्जिद बनाई गई और 1192 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ने इसको बनाना शुरू किया था। और ये चूँकि इसमें जो जो मिले हैं, इसके नीचे के बेस है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें ये इसे समझ में आ रहा है कि किसी हिंदू मंदिर को, किसी सरस्वती मंदिर को तोड़ करके और संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ने इसको बनाया था। ठीक है। और काफ़ी सालों में देखने पर लग रहा है कि इसका निर्माण हुआ होगा। ये 2 दिन में बनाया हुआ काम तो नहीं लगता, इसका नाम किसी और वजह से पड़ा होगा कि 2.5 दिन में का झोपड़ा। विद्वानों का आश्रयदाता, यानी कि इसके दरबार में विद्वान भी थे। तो 2 विद्वानों के नाम हमें मिलते हैं, एक हसन निज़ामी और एक फ़क़ीह मुदव्विर। हसन निज़ामी ने पुस्तक लिखी ताजुल मासिर। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ताजुल मासिर। हसन निज़ामी ईरान के निशापुर से आए थे। आपको पता है, पहले भी हम आपको इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि निशापुर कहाँ पड़ता है। निशापुर ईरान में है। ठीक है। तो ईरान से ये आए और उस समय ईरान की कुछ स्थितियां बिगड़ गई थी, वहाँ का माहौल ठीक नहीं था। कुछ कुछ ऐसी स्थितियां थी कि उनको ईरान छोड़ करके भारत आना पड़ा। और ये फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे, यानी अरबी भाषा में नहीं लिखा है इन्होंने, बहुत कम लिखा है, लेकिन फारसी भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। अपना जो भी ये ताजुल मासिर लिखा है वो फारसी भाषा में लिखा है। 1206 ईस्वी में ये भारत आए थे, यानी आप मान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही ये भारत आए थे। और फारसी भाषा में ताजुल मासिर उन्होंने लिखा था। इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ, चूंकि 1229 तक का समय, 1206 से लेके 1229 के बीच में इन्होंने लिखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय का भी आ जाता है और इल्तुतमिश के समय का भी इन्होंने अपने पुस्तक ताजुल मासिर में वर्णन किया है। लेकिन इनकी पुस्तक में चूंकि ये कवि थे, तो कविताओं के माध्यम से इन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा है, तो उसको मतलब एकदम डायरेक्टली नहीं लिखा है, कविताओं के माध्यम से ही इसमें इनके लिखे हुए बात को समझना पड़ता है। तो ये बहुत हसन निज़ामी के, और इन्हीं ने ही लाख बख्श अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था। दूसरे राइटर थे फ़क़ीह मुदव्विर, 1157 से 1236। ठीक है, 1236 वही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल भी और इल्तुतमिश का शासनकाल भी इनके समय में देखा गया। और ये एक फ़ारसी भाषा के लेखक थे। इन्होंने, चूँकि 1157 का समय आप देख रहे हैं, तो मोहम्मद गोरी और गजनवी और दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद गजनवी के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा था। अब हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन लाहौर में था। लाहौर चूंकि उसकी राजधानी थी, तो लाहौर में तो रहेगा ही वो। ठीक है। तो महज 4 वर्ष ही इसने शासन किया था, 1206 से 1210। तो मृत्यु इसकी बड़ी 1210 में इसकी होती है। आप देख रहे हैं, एक उस समय पोलो जैसा एक खेल था, उसका नाम था चौगान। ठीक है। तो चौगान में क्या होता था, घोड़े पर एक स्टिक लेकर के, और ये तो AI जनरेटेड पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, और एक बॉल है। तो ये जो है ना सुल्तान और ये फारस और इस तरफ ये खेल बहुत प्रचलित था। ठीक है। इसको कहते थे चौगान। इसमें घोड़े पर बैठ करके और जो है कई लोग खेलते थे और अपनी स्टिक से ये एक जगह से दूसरी जगह बॉल को फेंकते थे और गोल टाइप का मान लीजिए करते थे। लेकिन उस समय ये जानकारी इतनी नहीं थी। देखिए, कोई भी हेलमेट वगैरह ये नहीं लगाए हैं, तो संभवतः ये रहा होगा कि ये इसकी जो मृत्यु हुई वो घोड़े से गिरने के कारण हुई, चौगान खेलते समय लाहौर में 1210 में।
तो उस समय इतना सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए जाते थे, तो ये कोई आपका वो तो लगा ही नहीं था हेलमेट वगैरह, तो इंटरनल इंजरी हो सकता है, पसलियाँ टूट गई थी इसकी कहते हैं, ऐसा है। तो इसको इंजरी हुई, हो सकता है कोई इंटरनल इंजरी, हेड इंजरी वगैरह रही हो इसको, और इसकी मृत्यु लाहौर में ही 1210 में चौगान खेलते हुए, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस खेल को खेलते हुए मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी। तो 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इसको चूंकि जहाँ इसकी डेथ हुई थी वहीं इसको दफनाया गया लाहौर में, और लाहौर आज के समय में वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना और लाहौर वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहले, लेकिन ये पहले भारत में ही तो था। ठीक है, तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। उसका मकबरा लाहौर के अनारकली बाजार के पास स्थित है। ये आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये उसका मकबरा है इस तरीके से, और विकिमीडिया से ये पिक्चर लिया गया है। थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, गुलाम से सुल्तान तक का जिसने सफर किया, गुलाम से सुल्तान तक का जिसने सफर किया, अर्थात कैसे वो गुलाम था, कैसे वो मोहम्मद गोरी के पास तक पहुंचा और कैसे वो सुल्तान बना। ये हम लोगों ने देखा कि गुलाम से सुल्तान तक का सफर उसका कैसा रहा। दिल्ली सल्तनत की उसके द्वारा स्थापना की गई, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। राजनीतिक कौशल यानी कि किस प्रकार उसने वैवाहिक संबंधों को बनाया और अपने जो है मालिक को के सेनापति के रूप में वो आगे बढ़ता रहा और उसने अपने मालिक को विजय दिलाई। सांस्कृतिक योगदान में अगर हम बात करें तो उसके द्वारा स्थापत्य कला जो उसने बनाई, कुतुब मीनार, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो या अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा हो, और किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई इसको भी हमने देखा। तो इन स्लाइड्स में हमने ये जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे गुलाम से उसने सुल्तान तक का सफ़र तय किया। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।